मैं सर मैनिफेस्टो 2022 का लेके बैठी हूँ। हालांकि 56 पेज थे, लेकिन मैंने 5-6 जो जिसमें समअप हो गया है वो निकाल लिए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। युवाओं को लेके भी नौकरियों को लेकर भी बात की गई थी। सरकार आएगी तो नौकरियां देंगी, तो कितनी सर नौकरियां दे पाए। अवैध निर्माण होते हैं, उन पर ध्वस्तीकरण की बहुत कार्रवाई हुई है, हो भी रही है। तो हमने ये भी नोटिस किया, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भैया ये विषय समुदाय के ही मतलब संरचना ध्वस्तीकरण हो रही है। हल्द्वानी हिंसा में भी कुछ ऐसी बातें उठी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड की बात और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज के हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड तक पर सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अक्सर हम सुनते हैं कि जनता कहती है कि जब चुनाव होते हैं तो नेता मंत्री आते हैं, चुनावी वादे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा जनता कहती है। अब वो चुनावी जो वादे थे 2022 के, उसके घोषणा पत्र पर हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ आपके कार्यकाल को, मतलब ये जो धामी सरकार में से कह लें 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप किस तरह से इस पूरे 2 साल को देखते हैं? मतलब एक व्यू आपका कैसा है इसको लेकर? देखिए, हमने पिछले 2 साल में लगातार उन सब बातों पर, उन सब संकल्पों पर काम किया है जो हम आम चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जनता के बीच में गए थे। और जो भी हमने उनसे वायदे किए थे या जो हमारा संकल्प पत्र था, उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे जो हमारे संकल्प थे हम उनको पूरा भी कर लिए हैं, कुछ पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के कालखंड में देश के अंदर एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति जो आई है, जनता से जो वायदा किया जाता है उसको हम पूरा कर रहे हैं। ठीक है। मैं सर मैनिफेस्टो 2022 का लेके बैठी हूँ। हालांकि 56 पेज थे, लेकिन मैंने 5-6 जो जिसमें समअप हो गया है वो निकाल लिए हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। अब ये जो दृष्टि पत्र 2022 है, इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकती हूँ, जो वादा है, पहला वादा वो है सुरक्षित देवभूमि को लेकर, कि जिसमें जो अवैध कब्जा होने के कारण हो रहे हैं उसके भू और जनसांख्यिकी परिवर्तन से संबंधित विषयों की जांच और समाधान के लिए एक समिति का गठन होगा। तो इस दिशा में सर क्या काम हुए? देखिए, आपने देखा होगा हमने बड़े पैमाने पर राज्य के अंदर जो अतिक्रमण थे, अवैध कब्जे थे, उनको हटाया है। और जो राज्य की जो मूल स्वरूप है उसका, उसमें परिवर्तन न हो, वो बना रहे, उसके लिए हमने डेमोग्राफिक चेंज न हो, यहाँ पर सघन तलाशी का अभियान भी चलाया है और निकट भविष्य में भी उसको हम जारी रखेंगे। धर्मांतरण का हम कानून लेकर आए हैं और उसके पीछे भी हेतु यही था कि राज्य का जो मूल स्वरूप है वो बना रहे, किसी प्रकार की उसके साथ छेड़छाड़ न हो और देवभूमि सुरक्षित रहे। क्योंकि देवभूमि पूरे विश्व के अंदर उसकी एक अलग पहचान है, अलग मान्यता है। कोई भी देवभूमि का व्यक्ति, उत्तराखंड का व्यक्ति कहीं जाता है देश में विदेश में, अगर अपने को वो देवभूमि का बताता है तो उसको देखने की दृष्टि बदल जाती है। एक आस्था का भाव पैदा होता है, श्रद्धा, विश्वास का भाव कि देवों के स्थान से आए हुए लोग हैं, गंगा यमुना के प्रदेश से आए हैं, चारों धामों से आए हैं। आदि कैलाश जहाँ है, पार्वती कुंड जहाँ है, जागेश्वर धाम, माँ पूर्णागिरी का धाम, पहचान है हमारे चारों धाम, बद्री विशाल, बाबा केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, धारी मैया, ऐसे अनेक स्थान, सुरकंडा देवी, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे ऐसे स्थान हैं कि आप ये मानिए कि ये तो कुछ हमारे ऐसे नाम मैंने लिए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत स्थान हैं। सभी एक से एक बढ़कर हैं, अच्छे से अच्छे धार्मिक स्थान हैं। मैं कहूँ कि हर एक स्थान देव स्थान है। अच्छा, जैसे हमने अभी देखा कि जो अवैध निर्माण होते हैं उन पर ध्वस्तीकरण की बहुत कार्रवाई हुई है, हो भी रही है, तो हमने ये भी नोटिस किया, कई लोग ऐसे कहते हैं कि भैया ये विषय समुदाय के ही मतलब संरचना ध्वस्तीकरण हो रही है। हल्द्वानी हिंसा में भी कुछ ऐसी बातें उठी हैं। मैनिफेस्टो में आगे बढ़े उससे पहले इस सवाल का जवाब लेना चाहूँगी, इसे आप कैसे देखते हैं जब ऐसे लोग बातें करते हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो केवल वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए जिन्होंने काम किया है और समानता के आधार पर जिन्होंने काम नहीं किया है, वो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। उत्तराखंड हमारा इस प्रकार का राज्य नहीं है। यहाँ तो सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, बड़ा आपस में स्नेह होता है, बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, भाईचारा है।
तो यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं है। देखिए, जब अतिक्रमण की बात होती है तो वो वर्ग विशेष कुछ नहीं होता उसमें। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, उसको कौन जायज ठहरेगा सरिता जी? आप भी नहीं ठहराएंगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को लेके भी वादे किए गए थे सर, तो महिलाओं को लेके क्या कुछ हुआ है? स्वयं सहायता समूहों के लिए भी एक विशेष कोष गठित करने की बात कही गई थी, देखिए, व्यावसायिक पहल के लिए। हमारे राज्य के अंदर राज्य को बनाना हो या राज्य को चलाना हो, उसमें हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। आज महिला स्वयं सहायता समूह, जिनको हम बिना ऋण के ब्याज देने की हमने व्यवस्था की है, प्रावधान किया है, स्वरोजगार रोजगार के बड़े माध्यम बन रहे हैं। अभी पिछले दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना, बहनों के लिए सशक्त उत्सव बहना योजना, ये हमने प्रारंभ की है। और इसके पीछे हेतु है कि जो हमारी बहनें अपना स्थानीय उत्पाद बनाती हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे उत्पादों के माध्यम से, उद्यम के माध्यम से उनको बाजार मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी पूरे राज्य के अंदर हर एक ज़िले में हमने मातृशक्ति के उत्सव किए हैं। कहीं चेली बुआरी, कहीं ईजा बेड़ी, कहीं दीदी भूली, कहीं बेटी बुआरी, अलग अलग स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हमारे 13 के 13 जिलों में संपन्न हुए और बड़ी संख्या में महिलाएं आई उसमें, और उन्होंने हर प्रकार से अपने कौशल को सिद्ध किया है। इसलिए हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड की भी शुरुआत हुई है उत्तराखंड में, और वो हाउस ऑफ हिमालय भी पूरे देश दुनिया के अंदर हमारे बहनों के द्वारा जो अच्छे से अच्छे उत्पाद बनाए जाते हैं, उन उत्पादों का विपणन करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हो लड़के, सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं जैसे स्वरोजगार वगैरह भी कई बच्चे करना चाहते हैं। अब महिलाओं की बात करें, पहाड़ में महिलाएं मतलब अगर अपना स्वरोजगार करना चाहती हैं, उनके पास उतनी मतलब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उनके लिए आप लोग मतलब क्या ऐसा कर रहे हैं या क्या मतलब बताना चाहेंगे कि जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सकें? देखिए, बहुत सारी योजनाएं आज शुरू हुई हैं, स्टार्टअप हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, होम स्टे चलाए जा रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना चली हैं, बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था हुई है। और कोरोना महामारी के दौरान इन सभी को, जब इनके उत्पाद बन रहे थे, बिक नहीं पा रहे थे, हमने उस समय में सबकी सहायता का भी प्रावधान किया था। वो अपने पैरों पर खड़े हों, उनके ब्रांड बिकें, स्थानीय उत्पादों से वो अपने उत्पादों को तैयार कर रहे हैं, उसमें सरकार हर स्तर पर सहायता कर रही है और अपने पैरों पर खड़े हो। इसीलिए हमने मातृशक्ति के उत्सव किए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ लखपति दीदी बहुत बड़ी बनने वाली हैं, बड़ी दीदियाँ फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, अगला सेक्शन है सर इसमें स्वास्थ्य का आपके दृष्टि पत्र में, जिसमें आपने लिखा है कि जहाँ भी संभव हो, मतलब जिसने भी लिखा हो आपके उससे, राज्य के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, इसको लेके, और साथ ही साथ कुमाऊं में एम्स का एक सैटेलाइट केंद्र स्थापित करेंगे। देखिए, कुमाऊं में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड में एक एम्स हमारा संचालित हो रहा है ऋषिकेश में, जो आज हजारों लोगों को रोज़ अपनी ओपीडी प्रदान कर रहा है। इसके साथ साथ कुमाऊं में किच्छा में एम्स का दूसरा सैटेलाइट सेंटर हमारा स्वीकृत हो गया है, निर्माण की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो गई है और 100 एकड़ भूमि भी हस्तांतरित हो गई है, उसकी धनराशि भी हो गई है, जल्दी वो बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमारा दृष्टि पत्र का हमारा संकल्प था, ये पूरा हो रहा है। हम मेडिकल कॉलेज हर जगह बना रहे हैं। आज हमारे देहरादून में मेडिकल कॉलेज है, हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज है, हमारा पौड़ी जनपद में श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज है, रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज है, हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज है, अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज है। अन्य संभावनाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, अन्य जगह भी हम देख रहे हैं, अन्य भी हमने बहुत सारे जो हमारे जनपद छूट गए हैं, वहाँ सभी संभावनाओं पर विचार करके उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। जी, शिक्षा को लेकर NEP 2022 को 20 को लागू करने वाला पहला राज्य बनाने के लिए भी काम करेंगे, तो ये तो लागू हो गया है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, NEP देश के अंदर लागू करने वाले प्रथम राज्यों में से हमारा राज्य है। युवाओं को लेके भी नौकरियों को लेकर भी बात की गई थी, सरकार आएगी तो नौकरियां देंगी, तो कितनी सर नौकरियां दे पाए? देखिए, आपने देखा होगा जितने 22 सालों में नौकरियां कुल दी गई हैं,
उसके लगभग नौकरियां जो है इन 2 सालों में दी गई हैं और पारदर्शिता के साथ दी गई है। नकल का हम कानून लेकर आए जो एक मॉडल बन रहा है और अपने आप में नौजवान युवाओं के लिए उनके आगे बढ़ने का, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने का, पारदर्शिता से उनकी परीक्षाएं हो रही हैं, चयन हो रहा है। हम रोज़ नियुक्ति पत्र हमने प्रदान किए हैं, प्रत्येक दिन हम नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा है, आत्मबल बढ़ा है, उनके अंदर विश्वास लौटा है कि योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होगी, हम परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे। उन माता पिता जो गरीब परिवारों में अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, उन सब के अंदर विश्वास लौटा है। और सब जो कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे उनका चयन नहीं हो रहा था, नकल अध्यादेश लागू होने के बाद चयन हो रहा है और जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है और ये हमारा अभियान जारी रहेगा। और थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा युवाओं के लिए मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जैसे पीछे हमने देखा इवन हर राज्य में हम देखते हैं कि पेपर लीक जैसी घटनाएं आती हैं। अभी यूपी में भी हुआ, राजस्थान में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये रहता है कहीं दोबारा पेपर लीक ना हो जाए, इस तरह की दिक्कत ना हो जाए, एक एक डर सा बना रहता है। तो एक नकल विरोधी कानून आप जो लेके आए हैं, तो कैसे वो विश्वास करें कि इससे फ़ायदा मतलब ग्राउंड पे वो दिखेगा? नहीं, ग्राउंड पर फ़ायदा दिख रहा है। अब बच्चे जो हमारे भाई बहन जो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं वो एक परीक्षा में नहीं, 4 परीक्षाओं में एक साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं, एक साथ चयन हो रहा है। और एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई, पारदर्शिता के साथ हुआ। नकल का अध्यादेश जब हम लेकर आए, क्योंकि कड़ा हमने प्रावधान कर दिया है इसमें जो लोग नकल के इस अपराध में शामिल थे उनको जेल में भेजने का काम हुआ है। 100 के लगभग लोग जेलों में गए हैं अभी तक। और ये हमारा, और ये भी कहते हैं कि पहले भी नकलें होती थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस सरकार में तो सामने आ रही हैं। तो इससे आप मानते हैं कि मतलब नकल पहले भी होती थी लेकिन अब जो है चीज़ें सामने आई हैं? ये नकल बहुत पहले से चल रही थी और ये बात हर बार आती थी लेकिन दब जाती थी। इस बार हमारे सामने बात आई, हमने कहा कि हम इसको दबाएंगे नहीं, हम इसकी जांच करेंगे। प्रारंभिक जब हमने जांच करी तो उसमें आने लगा कि नकल होती है और नकल के कारण से होनहार छात्रों का, छात्राओं का, सबका हक मारा जा रहा था, बड़ा धोखा उनके साथ हो रहा था। लेकिन अब ये धोखा बंद हो गया है, सबका हक मिलना प्रारंभ हो गया है, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं और ये आगे भी चलती रहेंगी। ठीक है, एक और मैनिफेस्टो में लास्ट है सर, ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ ड्रग्स की नीति को लेके, क्योंकि हम लगातार सर देखते हैं कि उत्तराखंड में ज़्यादातर युवा हैं और युवा ड्रग्स की तरफ जो है जा रहे हैं या ट्रैप हो रहे हैं, जो भी कह लें। तो कैसे युवाओं को वापस सही दिशा में लेकर आया जाए, क्या काम हो रहा है? देखिए, इसमें हम एनकोड के साथ लगातार बात कर रहे हैं। ये हमारा बहुत प्राथमिकता का हमारा काम है, ड्रग्स फ्री देवभूमि। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री जी का ये प्राथमिकताओं में से एक विषय है और इसके लिए हम लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। भारत सरकार के जो इसके नोडल अधिकारी हैं वो समय समय पर बैठकें करते हैं। हम इसके मेन सोर्स जहाँ से ड्रग की सप्लाई होती है वो हमारे, चूँकि उत्तर प्रदेश भी हमारे पड़ोस में, नेपाल भी है, एक तो उन पर हम सीधे उसके सोर्स तक पहुंच रहे हैं। हमने कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें देवभूमि में अगर हमें अलग से भी व्यवस्था करनी होगी तो हम अलग से भी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम जो रिहेबिलिटेशन के जो सेंटर हैं, 2 सेंटर हम इसके स्थापित भी कर रहे हैं, जिससे कि जो इस नशे की लत में चले गए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए, कैसे उनको पुनः पुरानी स्थिति में लौटाया जाए। और इसके साथ साथ अनेक विभाग मिलकर, पुलिस विभाग है, बाल विकास का, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सारे विभाग मिलकर एक जागरूकता का जो अभियान है वह भी चला रहे हैं। और स्कूलों में, कॉलेजों में कई सारी संगोष्ठियाँ, इस प्रकार के अभियान, और 2025 तक ड्रग्स फ्री का हमने संकल्प लिया है। और मैं सबसे ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम जो हमारे गार्जियन हैं, माता पिता हैं, स्कूलों के जो हमारे शिक्षकगण हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे सभी विभागों के लोग हैं, वो पूरी तरह से उनको इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि ये जो लत है, नशे की लत, ड्रग्स की लत, ये बहुत हानिकारक है और ये अगर हम नहीं छुड़ा पाएंगे तो हम अपने आने वाले भविष्य को खोखला कर देंगे। ये हमारे लिए फिर बहुत स्थिति खतरनाक होगी। हमें उस स्थिति में न जाने के लिए, उस स्थिति से बचाने के लिए सबको आगे आना होगा, पूरे समाज को मिलकर इस पर काम करना होगा। सरकार अकेले काम करेगी
तो समग्रता नहीं आएगी। सरकार के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति को इसमें खड़ा होना होगा। समाज साथ में खड़ा हो जाएगा, जागरूकता आ जाएगी। माता पिता, स्कूलों के अभिभावक, हमारे शिक्षण संस्थान, हमारे अनेक जो सरकारी विभाग हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, सबको एक मंच पर आना होगा और एक संकल्प लेना होगा कि हम इस ड्रग्स को पूरी तरह से मुक्त करेंगे। दूसरा, हम उत्तराखंड में देखते हैं कनेक्टिविटी को लेके भी लोगों को दिक्कत रहती है, चाहे वो रेलवे को लेकर हो और एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो क्या कितना कुछ काम रेलवे और एयर कनेक्टिविटी दोनों को लेकर करेगा? देखिए, रेलवे के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हमको 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं, एक देहरादून से दिल्ली के लिए, देहरादून से लखनऊ के लिए, अभी अमृतसर से लाल कुआं के लिए और टनकपुर से देहरादून के लिए। हमारे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास भी हुआ है, अपग्रेड हुआ है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर बिजली की लाइनों का, इसका रेलवे लाइनों का हो गया है। और हम अभी धामपुर से काशीपुर की रेलवे लाइन पर काम कर रहे हैं। देहरादून से हमारे अन्य शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएं, हल्द्वानी से चलाई जाएं, टनकपुर से अभी देश की राजधानी के लिए ट्रेन चलाई जाए, लखनऊ के लिए चलाई जाए। इस सब पर हम काम कर रहे हैं। अयोध्या के लिए ट्रेन मांगी है हमने, तो इस पर तेज़ी से आज हमारा रेल मंत्रालय भी काम कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, आने वाले समय में जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ एयर कनेक्टिविटी आज देहरादून से हमारे देश के प्रमुख शहरों के लिए, लगभग बहुत सारे प्रमुख शहरों के लिए आज 40 के लगभग यहाँ से फ़्लाइट हो रही हैं। पंतनगर का एयरपोर्ट भी हमारा चालू हो गया है, वहाँ से भी देश के प्रमुख शहरों के लिए ट्रेन चल रही है। आने वाले समय में वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसका भी ज़मीन हस्तांतरण आदि की प्रक्रिया हमने 800 एकड़ से ज़्यादा कर दी है। पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट भी हमारा चालू हो गया है, वहाँ के लिए भी देहरादून से पिथौरागढ़ फ़्लाइट शुरू हो गई है। अभी 3 दिन हो रही है, आगे हमारा प्रयास होगा कि वो 5 दिन हो, फिर 7 दिन हो। हिंडन से दिल्ली से पिथौरागढ़ की फ़्लाइट का भी हमने अनुरोध किया था, उस पर भी काम चल रहा है, लैंडिंग की कार्रवाई हो रही है। जैसे ही वो हो जाएगा वो भी हमारा चल जाएगा। एयर कनेक्टिविटी में हमारा यहाँ से गौचर, देहरादून से गौचर के लिए लगातार हवाई सेवा चल रही है। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए हवाई सेवा अभी प्रारंभ कर दी गई है। देहरादून से अमृतसर, अयोध्या और बनारस के लिए सेवा शुरू हो गई। अभी मैंने अपने सिविल एविएशन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से अनुरोध किया है, यहाँ से काठमांडू पशुपतिनाथ जाने के लिए भी हमारी सेवा का अनुरोध किया है, वो भी हमारे लिए मिलेगी। अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। हमारा यह है कि उत्तराखंड का हर शहर हवाई सेवा से जुड़े, या सीधे सीधे जहाँ हवाई पट्टी नहीं है वहाँ हम हेली पैड बना रहे हैं, हेलीड्रोम बना रहे हैं। अभी लैंसडाउन के लिए भी हम सेवा प्रारंभ करने वाले हैं। चिन्याली सौड़ के लिए भी हम नियमित रूप से हवाई सेवा चले, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ये हेली सेवा हमारे लिए पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगी। और इस पर हमको केंद्र सरकार का भी लगातार सहयोग कर रहा है, राज्य को भी जो भी इसमें इनिशिएटिव लेना है हम ले रहे हैं। हमने जो एविएशन का फ्यूल है उसका भी हमने वैट घटाया है, जो 20% लगता था उसको 18% रिबेट कर दिया। उसके पीछे नैनीताल जैसे जाना हो, पर्यटक ज़्यादातर नैनीताल की तरफ आकर्षित होते हैं, तो कनेक्टिविटी वहाँ पे कैसी रहेगी, मतलब लोग कैसे जाएं? मतलब नहीं, अब पंतनगर का हवाई अड्डा हमारा चलने लगेगा तो पंतनगर से नैनीताल जाना बहुत आसान है। 1-1.5 घंटे में आप पंतनगर से नैनीताल पहुँच जाएंगे, तो इसलिए हम उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर वहाँ के जो व्यापारी हैं कहते रहते हैं कि कुछ कनेक्टिविटी के लिए किया जाए। नहीं, बिल्कुल हम उसके लिए कर रहे हैं और पंतनगर से कोशिश करेंगे आगे समय में हवाई सेवा भी प्रारंभ हो। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने वादा किया था, विधेयक भी पारित हो गया सर। और इसे जिस तरह से देखते हैं कि अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष कहता है कि ये तो कॉपी पेस्ट है, लेकिन बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है। तो आपके नज़र से यूसीसी क्या है, मतलब कि कितना फ़ायदा आपको लगता है कि जनता को इससे होगा? देखिए, यूसीसी देश आज़ादी के बाद से हमारी पार्टी का संकल्प रहा है कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब देश का संविधान बना रहे थे उस समय भी उसमें अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था। संविधान के मूल में भी ये था। और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे कि समान नागरिक संहिता राज्य अपने यहाँ लागू करें। सायरा बानो केस है, अन्य केशव भारती केस हैं, बहुत सारे केस हैं, उसमें समय समय पर उस पर डिसीजन आए हैं।
और ये हमारा संकल्प था उत्तराखंड की जनता के समक्ष कि हमारी नई सरकार गठित होगा तो हम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करेंगे। और हमने ये अपना वायदा पूरा किया है। यहाँ से विधेयक हमने पारित किया, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब उसको धरातल पर उतारने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं और जल्दी ही हम उसको धरातल पर उतार देंगे। तो इसके लागू होने के बाद सब चीज़ें आसान होने वाली हैं। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग जो चीज़ें हैं वो आसान होंगी। हमारी जो मातृशक्ति है उनको सुरक्षा भी मिलेगी, उनका सशक्तिकरण भी होगा, आत्मबल बनेगा। मुस्लिम बहनों को जो है जो कुप्रथाएं हैं उनके यहाँ, उन कुप्रथाओं से मुक्ति मिलेगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेगी। ऐसे उत्तराखंड में बहुत सारी मैंने महिलाओं से बात की है तो ये लिव इन रिलेशनशिप को लेके वो मतलब पेरेंट्स बहुत खुश हैं। देखिए, हमने कई बार लोगों ने उस पर भी कई प्रकार का संदेह किया है। हमारा चूँकि उस पर कुछ नहीं कहना है, उस पर हमको यही कहना है कि हमने सभी की सुरक्षा के बारे में उसका ध्यान रखा गया है। कई बार साथ में रहते रहते संबंध अच्छे होते हैं, ख़राब कब होते हैं पता नहीं लगता है। तो ऐसे में दोनों की सुरक्षा बनी रहे। उनके माता पिता को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ हैं और किन स्थितियों में हैं। तो उसके कारण से जो देश के अंदर तमाम जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बहुत अनहोनी हो गई, माँ बाप फिर उसके बाद उसकी भरपाई नहीं होती है। इसलिए हमने इसका प्रावधान किया है। उसमें होने वाले पैदा होने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के भविष्य का भी उसमें जो है पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के भी, भविष्य उनका सुरक्षित रहे उसका भी उसमें प्रावधान किया गया है। बुजुर्ग लोगों का, पुरुष वर्ग का, जहाँ महिला उत्थान का ये विषय है, लेकिन इसके साथ साथ सभी के लिए इसमें सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। आप चुनाव पे थोड़ा सा आ जाते हैं। आप लगातार हम देख रहे हैं रोड शो में आप भी जा रहे हैं साथ में प्रत्याशियों के। किस तरह का रिस्पांस आपको 5 सीटों से पब्लिक का लग रहा है? देखिए, उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड आगे बढ़ा है और तेज़ी से पूरे देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड की भी एक पहचान बनी है, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है, जब भी उनको विशेष अवसर होते हैं तो उत्तराखंड का स्मरण जरूर उनके हृदय में आता है। और हम सब उत्तराखंडवासी लोग जानते हैं कि वो उत्तराखंड से बहुत स्नेह करते हैं, अक्सर उत्तराखंड आते भी हैं। यहाँ के 4 धाम हो, धार्मिक स्थल हो, यहाँ की रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सब पर उनके आने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। केंद्र की सरकार के सहयोग से अनेक अनेक योजनाएं यहाँ पर चालू हुई हैं, धरातल पर उतर रही हैं। इसलिए उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को अपने परिवार जैसा मानते हैं। कोई उनको अपना भाई कहता है, कोई उनको अपना बेटा कहता है, कोई उनको अभिभावक मानता है। तो जब वो स्वयं चुनाव में हैं और जब जब वो चुनाव में रहे हैं, उत्तराखंड के लोग हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं। उत्तराखंड के लोगों ने हर बार उनको जो है 14 से ज़्यादा 19 में समर्थन किया है और 19 से ज़्यादा समर्थन 24 में करेंगे। मैं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूँ, लोगों का अथाह समर्थन है, अथाह उत्साह है। लोग 19 अप्रैल जिस दिन मतदान होगा उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको मतदान करने का अवसर मिले और हम तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को चुनें। ठीक। दूसरा, क्या आपको लगता है कि मतलब उत्तराखंड अपने राज्य में विपक्ष विहीन ये राज्य होता जा रहा है? क्योंकि यूकेडी अपनी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो रहा है क्या? देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और सकारात्मक राजनीति भी नहीं है। देश के अंदर जिस पार्टी की प्रमुखता से सरकार रही है देश की आज़ादी के बाद 60 सालों तक, उन्होंने हमेशा देश के लिए कम काम किया है। अपने परिवार के लिए काम किया है या अपनी पार्टी के लिए काम किया है या कुछ व्यक्तियों के लिए काम किया है। मोदी जी के समय में कल्चर बदल गया और उनके आने के बाद आज देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। तो लोग समझ रहे हैं उत्तराखंड में, चूँकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में देवभूमि की जनता आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ आगे बढ़ रही है, काम के साथ आगे बढ़ रही है। डबल इंजन की सरकार तेज़ी से काम कर रही है। तो विपक्ष के लोगों को भी पता है कि चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं, इसलिए वहाँ चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं होना चाह रहा था, चुनाव से ही भाग रहे थे। ठीक है।
एक आखिरी सवाल, इन 2 सालों की हम बात करें तो वो कौन सा एक आपको समय या कोई घटना या कोई ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत कठिनाई से आप उससे बाहर निकले हों? कोई भी एक ऐसी चीज़ बताइए 2 साल की सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण आपके लिए दिखी हो। देखिए, सबसे ज़्यादा चुनौतियां तो बहुत आई, बहुत आई। और भगवान की कृपा से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सहयोग से हम उन सभी चुनौतियों का सामना हमने किया और चुनौतियों पर हम पार भी पाए। लेकिन जो सिलक्यारा टनल की जो घटना थी वो बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत कठिन थी, जिसमें हर पल पल में ये लगता था कि आज ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो जाएगा, कुछ घंटों में पूरा हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। करते करते एक दिन से शुरू होके हम 12 नवंबर से शुरू हुए और 28 नवंबर तक 17 दिन तक लगातार ये चला। और बहुत बार ऐसा लगा कि अब हम बहुत नज़दीक आ गए, फिर लगता था कि उतने नज़दीक आकर बहुत पीछे आ गए हैं, फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई रास्ता कई बार नहीं सूझता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से उन्होंने तमाम एजेंसियों को, तमाम विशेषज्ञों को, देश दुनिया की टेक्निक को, हमारे यहाँ हमने जो भी उनसे कहा उन्होंने किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चिंता करी, हर एक मज़दूर भाई की चिंता करी, हम लोगों के लगातार वो हमारा हौसला बढ़ाते रहे, प्रत्येक दिन अपडेट लेते रहे और बाबा बौखनाथ की कृपा से हम सबको निकाल पाए। वो बहुत चैलेंजिंग था और मैं समझता हूँ कि उन मज़दूर भाइयों का भी और उनके परिजनों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना धैर्य दिखाया कि लगातार अपनी ज़िंदगी जिनको न दिखाई दे रही हो उसके बाद भी सारे के सारे लोग 17 दिनों के बाद पूरी तरह से स्वस्थ बाहर निकले। ये अपने आप में एक पहला ऐसा अभियान था। कैसा आप महसूस कर रहे थे, क्योंकि 17 दिन की वो इंतज़ार और मेहनत था? नहीं, ऐसा लग रहा था कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंततः भगवान ने परीक्षा ली और सबको बाहर निकाला। उत्तराखंड तक से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनसे हमने 2 साल में कितने काम हुए इसको लेकर बातचीत की है। तमाम जो वादे उन्होंने 2 साल पहले किए थे, कितने कुछ पूरे हो पाए, सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और आने वाले 3 साल में क्या कुछ काम होंगे उसको लेकर भी अग्रसर हैं। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।